इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कर्नाटक में आज 350 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हुई। सिर्फ बेंगलुरु शहर में 94 जाने गई हैं। गुजरात में केस कम हुए लेकिन वहां आज 95 मौतें हुई। इस वक्त सबसे ज्यादा तनाव महाराष्ट्र में है क्योंकि वहां ब्लैक फंगस के केस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। अब इसे लेकर महाराष्ट्र में टास्क फोर्स एक्टिव हो गई है। ब्लैक फंगस क्या है, इस पर आज एम्स के डायरेक्टर ने बहुत जरूरी बातें बताई। इस रिपोर्ट में देखिए 20 अनुभवी डॉक्टर्स ने कोरोना से जुड़े 20 बड़े सवालों के जवाब दिए हैं जो आपको वायरस से बचने और सही इलाज में मदद करेंगे। कोरोना के साथ ब्लैक फंगस बड़ा खतरा बनकर उभर रहा है। ब्लैक फंगस यानी म्यूकरमाइकोसिस। देश में इसके 500 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। ब्लैक फंगस से अब मौत की तादाद बढ़ने का खतरा जताया जा रहा है। कोविड के कारण और कोविड की ट्रीटमेंट के कारण इसके केसेस अब काफ़ी ज़्यादा देखने में आ रहे हैं। कई क्षेत्रों में काफ़ी अधिक मात्रा में केसेस रिपोर्ट किए जा रहे हैं। अगर हम एम्स की ही बात करें तो हमारे यहाँ ऑलमोस्ट 23 केसेस हैं जो भी एडमिटेड हैं जिनको ये फंगल इन्फेक्शन है कोविड के। ब्लैक फंगस से सबसे ज्यादा खतरा किन लोगों को है और इससे कैसे बचें, इसे गौर से देखिए। ये उन लोगों पर अटैक करता है जिन्हें डायबिटीज है, जो कोरोना पॉजिटिव हैं, जो एस्टेरॉयड ले रहे हैं। कई ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको डायबिटीज है, शुगर की तकलीफ है और अगर वो कंट्रोल ना हो तो उनमें भी ये फंगल इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट कारण है मिस यूज ऑफ स्टीरॉयड्स। स्टीरॉयड्स जो पेशेंट्स ले रहे हैं जिनको डायबिटीज है और साथ में कोविड है, अगर ये तीनों चीज़ें इकट्ठी मिल जाएं तो वो चांसेस ऑफ फंगल इन्फेक्शन एकदम बढ़ जाते हैं। इसलिए इसको रोकने के लिए सबसे पहले तो मिस यूज ऑफ स्टीरॉयड जो है वो हमें कम करना पड़ेगा। और जैसे पहले भी कहा था कि जो पेशेंट जिनको माइल्ड डिजीज है, जिनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है और जिनको अर्ली स्टेज में जो कोविड इन्फेक्शन है, उनमें स्टीरॉयड देने से नुकसान ज़्यादा है, फायदा कोई नहीं है। जो रिकवरी ट्रायल है उसने भी यही दिखाया था कि अगर हम स्टीरॉयड्स माइल्ड पेशेंट्स में देते हैं तो मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी बिकॉज ऑफ सेकेंडरी इन्फेक्शन ज्यादा होता है। कोरोना को लेकर, इसके ट्रीटमेंट को लेकर कंफ्यूजन बढ़ती जा रही है। इसीलिए अगले 20 मिनट तक रिपोर्ट को बहुत गौर से देखिएगा क्योंकि इस रिपोर्ट में कोरोना पर 20 सबसे बड़े सवाल और उस पर 20 बहुत अनुभवी डॉक्टर्स का पैनल एक एक सवाल का डिटेल में जवाब देगा। वायरस से बचने के लिए जिन विशेषज्ञों का ओपीडी पैनल आपके सामने है: डॉक्टर अरविंद कुमार, चेयरमैन चेस्ट सर्जरी इंस्टीट्यूट मेदांता, डॉक्टर शरद चंद्र, न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट एम्स, डॉक्टर अमलेश सेठ, एचओडी यूरोलॉजी एम्स, डॉक्टर डाडोल मंडल, कैंसर विशेषज्ञ अपोलो, डॉक्टर एम वली, सर गंगाराम अस्पताल, डॉक्टर संजय वाधवा एम्स, डॉक्टर संजीव कुलबे, हार्ट सर्जन अपोलो, डॉक्टर नीरजा बाथला, महिला रोग विशेषज्ञ एम्स, डॉक्टर सुरेश कुमार, मेडिकल डायरेक्टर एलएनजेपी, डॉक्टर विकास मौर्य, फोर्टिस हॉस्पिटल में फेफड़ों के विशेषज्ञ हैं। बच्चों को कैसे बचाना है, ब्लैक फंगस क्या है, वैक्सीन या डोज की टाइमिंग पर कोई कंफ्यूजन, नेगेटिव होने के बाद कोरोना के बॉडी पर आफ्टर इफेक्ट्स क्या हैं, दिल पर क्या असर पड़ेगा, अगर कोई अस्थमा का मरीज है, किसी को लीवर या किडनी में प्रॉब्लम है, प्रेगनेंसी में क्या करना होगा, महिलाओं और खासकर बुजुर्गों को लेकर सभी सवाल। पैनल बहुत बड़ा है। डॉक्टर गोविंद मखारिया, गैस्ट्रो विशेषज्ञ एम्स, डॉक्टर विनीत मिश्रा, इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीज एंड रिसर्च, डॉक्टर नरेश गुप्ता, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, डॉक्टर हितेश वर्मा, ईएनटी विशेषज्ञ एम्स, डॉक्टर अरविंदर सोइन, मेदांता हॉस्पिटल, डॉक्टर संजीव सिन्हा एम्स, डॉक्टर सुमन लाल, मैक्स अस्पताल, डॉक्टर राजेश मल्होत्रा एम्स, डॉक्टर सौमित्र रावत, सदस्य नेशनल टास्क फोर्स, डॉक्टर नीलम मोहन, बाल रोग विशेषज्ञ मेदांता। हमने इस पैनल से कोरोना पर आपके सभी सवाल पूछे हैं। एक एक सवाल को गौर से देखिएगा और फिर उनके जवाब पर ध्यान दीजिएगा। बच्चों को लेकर सबसे ज्यादा टेंशन है, इसलिए हमने इस पैनल में विशेषज्ञों से बहुत से सवाल पूछे। एक सवाल ये:
कि बच्चों में कौन से लक्षण आए तो अलर्ट हो जाएं। वर्ल्ड वाइड जो आज डेटा निकला है, इनफैक्ट कल रात को डेटा निकला है nature.com में, जिसमें उन्होंने 12,350 बच्चों का डेटा एनालिसिस किया है यूएस में। उसमें पाया गया है कि बच्चों का जो प्रेजेंटेशन है, ये सबसे बड़ी स्टडी है बच्चों में, जिसमें पाया गया है कि जो लास्ट ईयर का, जो पिछले साल का जो प्रेजेंटेशन है और इस साल का प्रेजेंटेशन है, बिल्कुल अलग है। जिसमें पेट की तकलीफ, स्किन में रैशेस, न्यूरोलॉजिकल, ब्रेन की जो प्रेजेंटेशन है काफी ज्यादा मात्रा में है। 5 और 5.5% के बीच में जो बच्चों को कोविड पॉजिटिव होते हैं उनको एडमिशन की जरूरत है, एंड उसमें से 17% आईसीयू में जाते हैं और 5% वेंटिलेटर पर जाते हैं। तो बच्चों में ये बढ़ रहा है, ये आंकड़ा डबल हो चुका है पिछले साल के हिसाब से। अबाउट 70 to 80% जो इन्फेक्शन बच्चों में होता है वो एसिम्प्टोमेटिक होता है, यानी कि बच्चों को पता ही नहीं चलता कि उन्हें कोविड, ना उन्हें बुखार होगा, ना कुछ खांसी, हल्की सी जुकाम हो गया हल्का सा। तो बहुत ही मेजॉरिटी, और ये बच्चे सुपर स्प्रेडर्स रहते थे और लोगों में फैला देते थे। तो ये एक एक्सपीरियंस पहले फेज का था, अब ये फेज 2 आ गया है, जिसमें माइल्ड के अलावा मॉडरेट और सीवियर डिजीज, जैसे डॉक्टर बगई ने कहा, सीवियर डिजीजेस भी बहुत अब होने लगे हैं। तो हमें बहुत ध्यान से और पेरेंट्स को ये बताना पड़ेगा कि अगर आपको माइल्ड डिजीज है तो जरूर डॉक्टर को संपर्क करें। नवजात बच्चे को कोरोना हो जाए तो क्या करें? छोटे बच्चे को कोरोना हो तो कैसे आइसोलेट करें? नवजात को होता है तो उसमें खुशी की बात यह है कि दैट हम 2 कह रहे हैं कि 1 साल से छोटा बच्चा को ज्यादा सीरियस है। 1 साल के छोटा बच्चे की रेस्पिरेटरी रेट 50 से ज्यादा हो तो चिंताजनक है, लेकिन उनकी डेथ रिपोर्ट्स अभी इतनी क्रिटिकल नहीं आई है। हो सकता है कि जब नवजात को मेजॉरिटी ऑफ द टाइम उनकी माँ को होता है और इस तरीके से डॉक्टर को पता चल जाता है कि माँ को है और बच्चे को है, तो बच्चे का ख्याल अच्छा रखा जा रहा है। अगर किसी बच्चे को फीवर, डायरिया, लूज मोशन, वॉमिटिंग, खांसी, हेडेक, बॉडी एक हो, पहली चीज है बच्चे को आइसोलेट करना। इमीडिएटली ब्लड टेस्ट या RT-PCR नहीं कराना, कम से कम 3 दिन वेट करके तब कराने की जरूरत है। अगर वो बच्चा पॉजिटिव पाया गया, उनको बाय एंड लार्ज खाली हम पैरासीटामोल सिरप देते हैं और कोई दवाई देने की जरूरत नहीं है। अगर फीवर बहुत ज्यादा हाई ग्रेड हो, वॉमिटिंग लगातार हो, डायरिया बहुत भयंकर हो, स्किन की रैशेज में पल्स कम हो या सैचुरेशन कम हो, तब हम ब्लड टेस्ट या CT स्कैन या तब एडमिशन करने की जरूरत है। मैंने खुद 10 बच्चे अभी पिछले 4 से 5 हफ्ते में जो 8 महीने से छोटे थे ट्रीट करे। एक बच्चे को मुझे स्टीरॉइड्स और रेमडेसिविर भी देना पड़ा क्योंकि वो ऑपरेशन के बाद सीरियस हो चुका था। बाकी सब बच्चे मैं घर पे ट्रीट कर चुकी। तो जो डेटा है 0.05% आपको एडमिशन की जरूरत पड़ेगी। बच्चों में कोरोना के खतरे को लेकर एक सवाल यह भी है कि क्या बच्चों को सिर्फ डायरिया होने पर कोविड टेस्ट कराना चाहिए? क्या तीसरी लहर में बच्चों को ज्यादा खतरा होगा? ये म्यूटेंट्स बच्चों में ज्यादा हुए, तभी ये मुद्दा उठ रहा है कि जो 3rd वेव होगी, क्योंकि 3rd वेव मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में हुई थी, मोस्ट पैंडेमिक्स में होती है। एक्सपर्ट सोच रहे हैं एनीवे बिटवीन अक्टूबर टू दिसंबर, डिपेंडिंग आपके बिहेवियर पे। वैक्सीन की जो स्ट्रैटेजी कल पता चली है कंट्री में सिर्फ 9 करोड़, नेक्स्ट मंथ 10 करोड़, फिर 17। तो इस तरीके से ऑलमोस्ट 4 महीने में आप देख रहे हैं कि वैक्सीन प्रोडक्शन इज स्टिल लेस। तो जब तक हम 40 करोड़ प्रोडक्शन पे आ रहे हैं, दैट इज गोइंग टू बी सितंबर अक्टूबर। तो उस टाइम पर आपके बिहेवियर, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, सुपर स्प्रेडर इवेंट्स, कितने शादी ब्याह, दिवाली, दशहरा, ये सब के ऊपर डिपेंडेंट है कि आपकी 3rd वेव क्या अक्टूबर आएगी और उसकी तैयारी करना जरूरी है। बच्चों की वैक्सीन को लेकर लगातार बात हो रही है, ट्रायल चल रहे हैं, कब तक वैक्सीन आ जाएगी और कितना जरूरी है वैक्सीन लगाना? देखिए, वैक्सीन तो बच्चों के लिए बहुत जरूरी है।
440 मिलियन बच्चे हैं हमारे पास 18 साल से छोटे। अभी जो हमारी कंट्री में जो ट्रायल्स अभी ड्रग कंट्रोलर ने ऑथराइज करी हैं वो कोवैक्सिन पे हैं और 2 ईयर्स से 18 साल के बच्चों में ये ट्रायल चलेगी। मेरा मानना है 3 से 4 महीने, फिर उसका डेटा एनालिसिस, तो कुछ महीने तो लग ही जाएंगे जब तक हमारे पास एक रिलायबल वैक्सीन आएगी। बाहर की कंट्रीज में जो वैक्सीन हैं, जो मॉडर्ना वैक्सीन है, फाइजर वैक्सीन, वो छोटे बच्चों में 12 से 15 साल के बच्चों में टेस्टेड हैं। अगर क्या पॉसिबिलिटी है, गवर्नमेंट ने तो अब अपने को ओपन कर दिया है कि बाहर की वैक्सीन भी हमारे कंट्री में बस एक थोड़े दिनों की सेफ्टी ट्रायल करके लॉन्च हो सकती हैं। कोरोना से पीड़ित जिन मरीजों की मौत ज्यादा हो रही है उनमें कई लोगों की जान हार्ट अटैक से हुई है। इनमें बड़ी तादाद नौजवानों की भी है। इसलिए 2 बड़े सवाल। कोरोना पॉजिटिव को हार्ट अटैक क्यों हो रहा है? कोरोना से रिकवरी के बाद भी हार्ट अटैक क्यों हो रहा है? कोरोना की वजह से 2 चीज हो सकती है। एक तो डायरेक्टली हार्ट का अफेक्ट कर सकते हैं, तो मायोकार्डाइटिस बोलते हैं, वो तो बहुत कम लोग को होता है। दूसरा चीज, ब्लड थिनिंग एजेंट शुरू नहीं किया तो ब्लड क्लॉटिंग का चांसेस होता है। इसकी वजह से प्री डिस्पोज इंडिविजुअल्स, पहले से हार्ट का प्रॉब्लम हो सकते हैं और रुकावट है, ऑलरेडी प्री डिस्पोज है, उन लोग को ज्यादा चांसेस है क्लॉट बनने और नस बंद होने में। उसके बाद हार्ट अटैक हो सकते हैं। देखिए, जैसा डॉक्टर देवगौड़ा बता रहे हैं, कई सारे पेशेंट्स में हम लोग देख रहे हैं मायोकार्डाइटिस जो कि दिख रहा है, लेकिन बाकी जैसे सिम्टम्स एक तरीके से आप देख रहे हैं, हम लोग पेशेंट जो है वो हार्ट फेलियर के सिम्टम्स लेके आ रहे हैं। आपने अपने भी पहले भी बताया, पेशेंट ब्रीदिंग डिफिकल्टी के साथ में और हाथ पांव में सूजन के साथ में आ रहे हैं। तो अभी देखा जा रहा है कि ठीक होने के बाद भी क्रॉनिक प्रोग्रेसिव कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस के साथ में पेशेंट प्रेजेंट कर रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है ये बहुत क्लियर नहीं है अभी, क्योंकि हमारे पास इतना डाटा नहीं है, इतने पेशेंट्स नहीं है, लेकिन पेशेंट शायद क्रॉनिक हार्ट फेलियर की तरफ जा रहे हैं। ये हार्ट फेलियर रिवर्सिबल रहेगा या इरिवर्सिबल रहेगा, इस पे कहना बहुत मुश्किल है इस समय। लेकिन डेफिनेटली जो हाई रिस्क कैटेगरी में जो लोग पेशेंट फॉल करते हैं, जिनके पास हाई ब्लड प्रेशर है ऑलरेडी, या कोई कॉर्निया आर्टरी डिजीज पहले से डायग्नोज्ड है, माइल्ड है, या किसी भी तरीके का ऐसा इवेंट है, या ऑलरेडी हार्ट फेलियर के पेशेंट्स हैं, ये सारे पेशेंट्स को थोड़ा ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है और इसके लिए समय पे सही डायग्नोसिस और सही इलाज कराने की जरूरत है। दिल के मरीजों के लिए लक्षण को समझना बहुत जरूरी है। इसमें सांस लेने में तकलीफ बढ़ जाती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, पंजे, एड़ी और पैर में सूजन आती है, लगातार खांसी, भूख कम लगती है, बार बार पेशाब आता है, नुकसान पहुंचा है। शुरुआत होती है माइल्ड कॉफ से और इसके साथ सांस फूलना जो है ना, ये ब्रेथलेसनेस, ये कोई भी अंग जब डिकम्पेंसेट करता है तो वो जो काम करता है उसके काम में बाधा होती है, तो उसको हम बाहर से तो सैचुरेशन से देख लेते हैं और अंदर से हमको वो सांस फुलाएगा। तो ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है। इसके साथ कभी कभी हम ये भी देखते हैं कि हार्ट बीट बढ़ जाती है, लेकिन वो एक्चुअली कार्डियक लक्षण कहलाएगा और हमको मेनली पेशेंट की ब्रेथ काउंट जो है देखनी होगी। और कभी कभी सीवियर केसेस में तो पेशेंट बेचैन हो जाता है, बिल्कुल उसको किसी तरह करार नहीं आता है और उसको हम ऑक्सीजन हंगर कहते हैं कि जाओ जल्दी से ऑक्सीजन लाओ, मुझे सांस नहीं आ रहा, मेरा दम घुट रहा है। तो ये सीवियरिटी पे डिपेंड करता है। लेकिन आजकल लोग इतना सजग हो गए हैं, चौकन्ने हो गए, थोड़ा सा भी सांस फूलता है तो वो इस बात को नोटिस करके आपको बताते हैं। मैं हमें एक बात बता दूं, प्रैक्टिकल टिप, जैसे आप लेह पे जाते हैं, सडनली आप अल्टीट्यूड पे जाते हैं, उस समय भी आपका सांस इसी तरह फूलता है, उस समय भी सैचुरेशन जो है डाउन होता है, लेकिन कोरोना का खौफ वहां नहीं होता है। तो हमको एकदम से घबराना नहीं चाहिए जब हमारा सैचुरेशन फॉल करे और एकदम से हमको ज्यादा एंजाइटी नहीं करनी चाहिए। एक्सपर्ट्स के मुताबिक कोरोना संक्रमित हो चुके व्यक्ति के हार्ट पर भी असर पड़ा है, तो उसे हार्ट अटैक की आशंका रहती है। कई बार रिकवर मरीजों में ब्लड प्रेशर की समस्या उभरती है, जिसमें ब्लड प्रेशर के अचानक बढ़ने या घटने जैसी दिक्कत होती है। सवाल यह भी है कि कोरोना पॉजिटिव मरीज के शरीर में ब्लड क्लॉटिंग क्यों हो रही है? क्या नए स्ट्रेन में हार्ट अटैक का ज्यादा खतरा है? डॉक्टर देवगौड़ा ने बताया कि अगर कोई ऑलरेडी हार्ट पेशेंट है तो वो क्या करे क्या ना करे, दवाइयों से छेड़छाड़ नहीं करनी है, जो उनका नॉर्मल रूटीन है वो फॉलो करना है। लेकिन युवाओं में जिनमें कोई हार्ट के ऐसे सिम्टम्स भी नहीं दिखते, कोई हार्ट डिजीज भी नहीं है, ठीक होने के बाद सामने पता चलता है कि हार्ट अटैक की वजह से उनकी डेथ हो गई। इस बार ऐसे केसेस ज्यादा क्यों आ रहे हैं? देखिए, कोरोना का
एक वेरिएंट ऐसा है जिसके कारण एबनॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग हो रही है। एबनॉर्मल ब्लड कोरोना, ओवरऑल कोरोना का इन्फेक्शन एक तरीके से समझा जाए तो एक हाई रेट का इन्फ्लेमेशन है बॉडी। इस इन्फ्लेमेशन की वजह से जितनी भी वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स वगैरह हैं, उनमें भी इन्फ्लेमेशन और क्लॉटिंग डिरेंज हो जा रहा है। क्लॉटिंग डिरेंज होने की वजह से ये जो अपना बॉडी का जो क्लॉटिंग मैकेनिज्म है, ओवर क्लॉटिंग होने की वजह से ये क्लॉट्स कहीं भी जा सकते हैं। क्लॉट हार्ट में जा सकते हैं, लंग में जा सकते हैं, ब्रेन में जा सकते हैं, कहीं पे भी जा सकते हैं। तो जो नया वेरिएंट आया है उसमें इस तरह की पॉसिबिलिटीज ज्यादा है आजकल। इसीलिए हम लोग कोरोना के पेशेंट्स में जब हम इन्फ्लेमेशन चेक करने के लिए हम लोग जो टेस्ट कराते हैं, सीआरपी, डी डाइमर, डिफरेंट इंटरल्यूकिन्स, एलडीएच, ऑल दीस टेस्ट जो भी कराते हैं, इसमें डी डाइमर का टेस्ट एक हमको इंडिकेट करता है कि क्लॉट जो कॉग्निबिलिटी है ब्लड की वो कहीं डिरेंज तो नहीं हो रही है। बताया जा रहा है कि ये वाले स्ट्रेन में उसमें सूजन हो जाता है, स्वेलिंग होती है और उसकी वजह से हार्ट को पंपिंग में प्रॉब्लम होता है, ब्लड सप्लाई में प्रॉब्लम होती है। इसकी वजह से भी क्या दिक्कत हो रही है इस बार? हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते, विरुलेंस में भी ज्यादा है। इस वजह से सारा इफेक्ट्स पे फर्स्ट वेव में भी होता था, अभी ज्यादा दिख रहे हैं। ऐसे ही नया नहीं था, पहले भी हो रहा था, अभी भी ज्यादा हो रहे हैं। लोगों ने बहुत से सवाल जो पूछे हैं उसमें यह भी है कि क्या पल्स मीटर से हार्ट पर खतरे का संकेत मिलता है और हार्ट अटैक से बचने के लिए क्या खाएं, क्या पिएं? देखिए, किसी भी नॉर्मल जो डायग्नोस्ड हार्ट पेशेंट है, डेफिनेटली उसको बचने के लिए जो तमाम प्रिकॉशन किसी आम आदमी को लेने हैं वो उसको भी फॉलो करने हैं। यानी कि मास्क लगा के रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना है। किसी भी जगह ऐसा जहां बहुत सारे लोग इकट्ठा हैं या जहां हाई रिस्क है, आपको लगता है कि शायद कोरोना हो सकता है, वैसे कोई भी काम नहीं करने हैं जी। प्रिवेंशन इज द बेस्ट थिंग। और जहां तक जो लोग अगर कोरोना हो गया है, इन्फेक्शन हो गया है, तो उनके लिए भाई जैसा जो हार्ट से संबंधित जो दवाइयों का रिकमेंडेशन है वो दवाइयां समय से प्रॉपरली चलाने की जरूरत है। और जहां तक रहेगी डाइट की बात, देखिए डाइट एक दो चीज मैं कहूंगा यहाँ पे, एक तो डाइट और दूसरा नॉर्मल जो हम लोग का डेली रूटीन एक्टिविटीज एंड ऑल। मुझे तो ऐसा लगता है कि कोरोना का इन्फेक्शन तो है ही, साथ में लोगों का जो मानसिक तनाव है, टेंशन है, ऑल दीज थिंग्स आर हार्ट डिजीज, किसी भी हार्ट डिजीज के लिए ये एक बड़ा रिस्क फैक्टर है। एंजाइटी और बार बार सोचना, टेंशन में आ जाना, ये अपने आप में हार्ट डिजीज को बढ़ावा देता है। डाइट की बात करें तो डेफिनेटली पोस्ट कोरोना पेशेंट्स को थोड़ा अगर हाई प्रोटीन डाइट लेना चाहिए रिकवरी के लिए। और बाकी जो डाइटरी प्रिकॉशंस फॉलो करते हैं वो लोग उनको प्रॉपरली फॉलो करने की जरूरत है। बिकॉज जितने भी कोरोना पेशेंट्स हैं, हार्ट डिजीज वाले हमारे पेशेंट्स, मेजॉरिटी ऑफ दिस पेशेंट्स में डायबिटीज साथ में होती है काफी सारे पेशेंट्स में। तो जरूर उनको अपना उसके हिसाब से, अपनी अदर कोमॉर्बिडिटीज के हिसाब से अपना डाइट रेगुलेशन करना चाहिए। अब बात कोरोना के लिए तैयार हुई डीआरडीओ की दवा की। नाम है D2G, 2-deoxy डी ग्लूकोज, शॉर्ट फॉर्म में कहें तो 2DG। इसे इमरजेंसी यूज की मंजूरी मिल चुकी है। देखिए 2DG कैसे काम करती है। इसमें ऑक्सीजन पर निर्भरता कम हो जाती है। ट्रायल के दौरान इस दवा को लेने वाले मरीज जल्द ठीक हुए हैं। दवा लेने के बाद RT-PCR टेस्ट जल्दी नेगेटिव आता है। यह वायरस से प्रभावित सेल्स में जाकर जम जाती है और वायरस सिंथेसिस व एनर्जी प्रोडक्शन को रोककर वायरस को बढ़ने से रोकती है। एक्चुअली ऐसा है कि दिस इज 2-deoxy ग्लूकोज। ये बेसिकली ग्लूकोज का ही एक मॉलिक्यूल है जिसमें हाइड्रोक्सिल एटम को थोड़ा इधर से उठा करके उधर कर दिया गया है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो वायरस के द्वारा इंफेक्टेड सेल्स होते हैं, ये दवाई पहले कैंसर के मरीजों में भी इस्तेमाल हो रही थी, उनके लिए भी स्टडी करी जा रही थी। और उसमें पाया गया था कि जिन सेल्स को एनर्जी की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, जो कि वायरस के द्वारा इंफेक्टेड सेल्स होते हैं या कैंसर सेल्स होते हैं, तो वो ग्लूकोज का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो दवाई है, ये ग्लूकोज के साथ कॉम्पिटिशन करके उस सेल के अंदर घुस जाती है और ग्लूकोज का कंजम्पशन कम कर देती है। ग्लूकोज का कंजम्पशन कम होने की वजह से क्या होता है कि वायरस का रेप्लिकेशन जो होता है, वायरस को जो मल्टीप्लाई करना होता है उस सेल के अंदर, उसको प्रिवेंट कर देती है, जिसकी वजह से वायरस मल्टीप्लाई नहीं कर पाता है। 2DG को लेकर और भी बातें जाननी जरूरी है। क्या 2DG दवा से कोरोना का असर बिल्कुल खत्म हो जाएगा? क्या 2DG दवा से ऑक्सीजन पर निर्भरता कम होगी? उसको ऑक्सीजन की रिक्वायर कम दिनों में खत्म हो जाती है और वो 4 से 5 दिन में ऑक्सीजन फ्री हो जाते हैं। और वेंटिलेटर पे हो उसके सेटिंग भी
जिसको बाईपेप लगा होता है उसका भी हमें FiO2 कम करना पड़ता है, और पेशेंट मरीज वो 3 से 4 दिन में ऑक्सीजन फ्री और वेंटिलेशन से थोड़े जल्दी रिकवर हो जाते हैं। दैट इज इफेक्टिव। डॉक्टर अपूर्वा ने बताया उसका मैकेनिज्म एक्शन, और डॉक्टर दिनेश ने भी बताया हमने कि व्हाट लेवल पे वो काम करती है। तो उसका मेन काम है ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कम करनी, वेंटिलेटरी सपोर्ट कम करना, और पेशेंट का RT-PCR जो डिसीज है। तीसरे फेज के ट्रायल नवंबर 2020 से मार्च 2021 तक चले। 2 महीने के ट्रायल के बाद पूरे अप्रैल महीने में इसके रिजल्ट आके गए और फिर मई में इसके इमरजेंसी यूज को मंजूरी दी गई। ये दवा पाउडर के रूप में होगी, इसे पानी में घोलकर पिया जाएगा। डॉक्टर अपूर्व, जब ये ट्रायल कर रहे थे आप लोग, तो आप लोगों ने किस एज ग्रुप के लोगों को ज्यादा इसके ट्रायल में शामिल किया, और क्या क्या ऐसी बातें आपके सामने आई जिस पर ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत आप लोगों को लगी? जी, देखिए ऐसा है कि ये जो ट्रायल था ये हम लोग के लिए स्पेसिफाइड था कि इसका प्रोटोकॉल जो है कि 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को ही ये दवाई देनी है। बच्चों में और प्रेग्नेंट लेडीज में ये ट्रायल नहीं करा गया है, तो इसलिए अभी ये बच्चों के ऊपर इफेक्ट क्या रहेगा इसका ये हम लोग के कहना मुश्किल है। बट 18 साल के ऊपर हर उस मरीज को हम लोग ये दवाई दे सकते हैं। अब 2DG का असर ऑक्सीजन की जरूरत पर कैसे पड़ा उसे देखिए। ये DRDO का दावा है कि जिन लोगों को 2DG दवा दी गई उनमें से 42% मरीजों की ऑक्सीजन की जरूरत तीसरे दिन खत्म हो गई। जिन्हें दवा नहीं दी गई ऐसे 31% मरीजों को ज्यादा वक्त लगा। अच्छी बात यह है कि 65 साल से ऊपर के बुजुर्गों पर भी इस दवा ने अच्छा काम किया है। इसलिए सवाल यह भी है कि 2DG दवा का असर गंभीर मरीजों पर भी कारगर। क्या 2DG दवा का कोई साइड इफेक्ट है? दिक्कतें ये ऐसी सामने आई इसमें कि क्योंकि ये कैंसर की दवाई है तो लोगों को समझाना पहले कि क्यों हम लोग ये ट्रायल कर रहे हैं और इस दवाई से क्या फायदा होगा, तो ये एक खास हम लोग को समझाने के लिए उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल आई। और दूसरी अहम बात इसमें यह है कि इसके ज्यादा कोई साइड इफेक्ट नहीं है इस दवाई के। एक माइनर साइड इफेक्ट है जो ECG में हम लोग देखते हैं कि QT इंटरवल का प्रोलॉन्गेशन होता है इसमें। इसलिए जो कार्डियक मरीज हैं, जो हृदय रोग से संबंधित मरीज हैं, उनको ये दवाई अपने कार्डियोलॉजिस्ट की सलाह के बाद ही ये दवाई लेनी चाहिए। बस यही एक स्पेशल दिक्कत इस दवाई के साथ है, बाकी और कोई साइड इफेक्ट खास इस दवाई के नहीं है। मरीजों में ऑक्सीजन का सैचुरेशन कम हो रहा होता है या फिर उनको बहुत तेज बुखार आ रहा होता है, तो उन सबको प्रिवेंट करने में ये दवाई मददगार साबित होती है। ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, यूनिक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये भी है कि जितने अलग अलग स्ट्रेन्स ऑफ वायरस आ रहे हैं उन सब पे भी ये इफेक्टिव होगी। चलिए, बहुत अच्छी बात है और इसीलिए इसे गेम चेंजर भी कहा जा रहा है। DRDO ने इस दवा का टेस्ट 10 राज्यों में किया है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र में इसे आजमाया गया। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु में भी इसे टेस्ट किया गया। इसमें इन राज्यों के 27 अस्पतालों में 220 मरीजों को यह दवा दी गई। यह दवा अब बाजार में उतारी जा रही है और इसके लिए हैदराबाद की डॉक्टर रेड्डीज कंपनी से करार किया गया है। नंबर ऑफ पेशेंट्स में इसको स्टडी करेंगे तब हम लोग को मालूम पड़ेगा कि क्या ये दवाई अकेली भी काम कर सकती है। अगर ये दवाई अकेली भी काम कर सकती है तो आई कैन बेट फॉर श्योर कि म्यूकोरमाइकोसिस का इंसिडेंस बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि म्यूकोरमाइकोसिस जैसे मैंने पहले बताया स्टेरॉइड का इस्तेमाल कम होगा तो उसके चांसेस भी घटेंगे। डॉक्टर दिनेश, एक चीज और कि वैक्सीन भी गर्भवती महिलाएं नहीं ले सकती हैं और वहां पे उसके प्रोटोकॉल में वो शामिल नहीं है। क्या ये 2DG मेडिसिन है, क्या ये गर्भवती महिलाओं को दी जा पाएगी? अभी जो ट्रायल में गर्भवती महिलाओं को इंक्लूड नहीं किया गया था, तो इसलिए अभी इस स्टेज के ऊपर हम लोग ये नहीं कह सकते कि इसको गर्भवती महिलाओं में दें। इसका वो सेफ्टी प्रोफाइल एक बार देखना होगा। गांव में कोरोना का खतरा क्यों बढ़ रहा है, बिहार से आई एक हैरान करने वाली तस्वीर आपको दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।